हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सेकेंड पार्ट हमारे चैप्टर आर्किटेक्चर फोर्ट एंड पैलेसेस का। मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर अंडर द सल्तनत ऑफ दिल्ली AD 1206 to AD 1526. The Turks brought with them their own style of architecture, but they had to employ Hindu architects and craftsmen who introduced certain Hindu designs in the buildings. This resulted in the growth of a new Indo-Islamic style of architecture. तो नेक्स्ट है जो मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर जो सल्तनत ऑफ दिल्ली जो सल्तनत पीरियड में डेवलप हुआ। तो ये था 1206 से लेकर 1526 तक। तो जब तुर्क्स ने इंडिया में इन्वेड किया तो वो अपने साथ अपना आर्किटेक्चर भी लेकर आए, अपना स्टाइल भी वो अपने साथ में लेकर आए। लेकिन जो भी मॉन्यूमेंट्स उनको यहाँ पे बनाने होते थे तो उसके लिए जो कारीगर चाहिए होते थे, जो क्राफ्ट्समैन चाहिए, आर्किटेक्ट्स चाहिए, डिज़ाइनर चाहिए, वो उनको काफ़ी इंडिया से ही एम्प्लॉय करने पड़ते थे क्योंकि इतने सारे लोगों को वो वहाँ से नहीं ला सकते थे। तो क्योंकि वो हिंदू आर्किटेक्ट्स थे, इंडियन आर्किटेक्ट्स थे या इंडियन क्राफ्ट्समैन थे, तो कुछ हिंदू डिज़ाइंस को भी उन्होंने बिल्डिंग्स में डाल दिया था। तो इससे एक नया आर्किटेक्चर, नया फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर बना। इट वॉज इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। The Muslim mosques and tombs had domes, beautiful minars and minarets. They had arched roofs or ceilings called vaults. In keeping with the Islamic tradition, the Turks did not have animal or human forms on the walls of monuments. Their structures were decorated with geometrical patterns and calligraphy, that is, passages from the Holy Quran. Some of the monuments had Hindu designs such as lotus and the swastik bell. For the construction of these buildings, marble, red sandstone and lime mortar were used. तो जो मुस्लिम मॉस्क होती थी, जो मस्जिदें होती थी या फिर जो टॉम्स होते थे, उनके ऊपर डोम्स होते थे। डोम्स मतलब ऐसा गोल गुंबद जैसा, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी एक्सप्लेन किया था। और उनकी ब्यूटीफुल मीनार्स और मिनारेट्स होती थी। तो मीनार्स जो होती हैं वो ऐसे टॉवर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो लंबी होती हैं, पतली होती हैं। और मिनारेट्स जो हैं वो ऐसे टॉवर्स होते हैं जिसमें बालकनीज भी होती थी। और जो छत होती थी वो आर्च्ड होती थी। आर्च्ड मतलब ऐसे सर्कुलर, गोल, जैसे आप सर्कल का आर्क होता है उस तरह की होती थी। और उन सीलिंग्स को, जो वो राउंड आर्च्ड सर्कल सीलिंग्स होती थी, उनको वॉल्ट्स बोला जाता था। अब जैसे इंडियन ट्रेडिशन में जो आर्किटेक्चर होता था उसको डेकोरेट करने के लिए वो स्कल्पचर्स यूज़ करते थे। वो कुछ ह्यूमन फिगर से, गॉड गॉडेसेस से, या कुछ एनिमल्स से, बर्ड्स से, ऐसे फिगर्स से डेकोरेट करते थे। लेकिन इस्लामिक आर्किटेक्चर में वो इस तरह से डेकोरेट नहीं कर सकते थे। तो इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स को डेकोरेट करने के लिए वो कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स यूज़ करते थे या फिर कैलीग्राफी। ज्योमेट्रिकल पैटर्न मतलब अलग अलग शेप्स, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, हेक्सागन, पेंटागन, इस तरह के शेप्स। और कैलीग्राफी मतलब स्टाइल ऑफ राइटिंग, जो ब्यूटीफुल वे ऑफ राइटिंग होता है उसको बोला जाता है कैलीग्राफी। तो वो कैलीग्राफिक स्टाइल में कुछ पैसेजेस लिखा करते थे। पैसेजेस जो होते थे वो उनके कुरान से होते थे। कुरान जो होता है वो इस्लाम की होली बुक, पवित्र किताब होती है, जैसे हिंदुओं में गीता होती है। और कुछ मॉन्यूमेंट्स में कुछ हिंदू डिज़ाइंस भी यूज़ होते थे, जैसे लोटस फ्लावर का शेप। लोटस को हमारे यहाँ काफ़ी पवित्र माना जाता है। और ऐसे ही स्वास्तिक, तो स्वास्तिक के निशान को यूज़ करते थे। और इन बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल यूज़ होता था वो या तो मार्बल होता था या रेड कलर का जो सैंडस्टोन होता है वो होता था। और उसको जोड़ने के लिए वो लाइम मोटर, दैट इज़ वो चूने का इस्तेमाल करते थे। द Delhi Sultans built many fine buildings. Quwwatul Islam Mosque, built by Qutbuddin Aibak in Delhi, is one of the earliest monuments of the Delhi Sultanate. Later, Qutub Minar, Alai Darwaza, the tomb of Ghiyasuddin Tughlaq, Firoz Shah Kotla, and tombs of Lodi kings at Delhi were built.
तो जो दिल्ली के सुल्तान्स थे उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनवाई थी। सबसे पहली जो थी वो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क थी, मस्जिद थी, और उसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में। तो वो दिल्ली सल्तनत का पहला मॉन्यूमेंट था। उसके बाद बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने, कुतुब मीनार, अलई दरवाज़ा, गयासुद्दीन तुगलक का टॉम, फिरोज शाह का टॉम, और उसके बाद लोधी किंग्स के टॉम्स। तो ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो दिल्ली में और उसके आसपास बनवाए गए। कुतुब मीनार, द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दिस The most magnificent of this monument is the Qutub Minar. It rises to a height of 72.5 meters. It has 5 stories. Each story has a different pattern and goes on tapering as the story ascends. Each story has a balcony. Its construction was started by Qutbuddin Aibak and completed by Iltutmish. This minar displays great engineering skills. और दिल्ली का जो कुतुब मीनार है वो एक बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ऐसे मॉन्यूमेंट्स का जिनको दिल्ली सल्तनत के सुल्तान्स ने बनवाया था। कुतुब मीनार जो है वो काफ़ी ऊंचा मीनार है और उस टाइम पीरियड के हिसाब से वो काफ़ी इट इज़ एक ऐसा मीनार है जो कि बहुत अच्छी इंजीनियरिंग स्किल्स को डिस्प्ले करता है। उसकी हाइट जो है वो 72.5 मीटर है और इसमें टोटल 5 स्टोरीज दैट इज़ 5 फ्लोर्स हैं। इसको बनवाना स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसके टाइम पीरियड में ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसको कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। और इसकी जो 5 मंजिलें हैं, जो 5 स्टोरीज़ हैं, उसमें हमें अलग अलग डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं। और ये जब मंजिलें ऊपर की तरफ, दैट इज़ ये मीनार जब ऊंची होती जाती है तो थोड़ी टैपर्ड होती जाती है, थोड़ी सकरी होती जाती है। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, कुव्वतुल इस्लाम मीन्स माइट ऑफ इस्लाम। दिस mosque was built by Qutbuddin Aibak at Delhi. It was dedicated to the Sufi saint Qutbuddin Bakhtiyar Kaki. तो नेक्स्ट है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। कुव्वतुल इस्लाम का मतलब होता है माइट ऑफ इस्लाम, दैट इज़ इस्लाम का पावर। तो ये मॉस्क जो थी ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी और ये उन्होंने बनाई थी एक सूफी सेंट की याद में जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अलई दरवाज़ा, द अलई दरवाज़ा इज़ वन ऑफ द 4 gateways to the कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क. It was built by Alauddin Khilji. It preserved the earliest use of arch at the entrance of a building. The walls of the gateway as well as the mosque are richly decorated with motifs taken from the Hindu art of Gujarat. तो नेक्स्ट है अलई दरवाज़ा। तो जो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है उसके 4 रास्ते हैं, 4 गेटवेज हैं, उसमें से एक है अलई दरवाज़ा। तो ये जो अलई दरवाजे की जो वॉल्स हैं उनको ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है और जिन डिज़ाइन से, जिन मोटिव से उनको डेकोरेट किया गया है वो गुजरात के हिंदू आर्ट से इंस्पायर्ड है। टॉम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, द आर्किटेक्चर ऑफ द तुगलक्स वॉज सिंपल बट more massive. The tomb of Ghyasuddin Tughlaq has sloping walls built on a raised platform. It has a marble dome. Tughlaq structures are also found at Firozshah Kotla. They use grey stone in their structure. As such, there is a little ornamentation. अब जो टॉम्स है, नेक्स्ट है हमारा टॉम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक्स का जो आर्किटेक्चर होता था वो काफ़ी सिंपल होता था लेकिन मैसिव होता था, बहुत बड़ा होता था। जैसे गयासुद्दीन तुगलक का जो टॉम्ब है वो बहुत बड़ा है, उसके आसपास काफ़ी एरिया कवर्ड किया हुआ है। इसकी जो वॉल्स हैं वो स्लोपिंग वॉल्स हैं, स्लोपिंग मतलब ऐसे टेढ़ी वॉल्स हैं, और इसको थोड़ा ऊंचाई पे बनाया गया है, दैट इज़ ज़मीन पे कुछ चीज़ों की फिलिंग करके उसको हाइट दी गई है, थोड़ी एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाया गया है और उसके ऊपर ये टॉम्ब बनाया गया है और इसका जो डोम है वो पूरा मार्बल का बना हुआ है। और तुगलक जो हैं जनरली ग्रे स्टोन यूज़ करते थे वो अपने आर्किटेक्चर में,
और उनके आर्किटेक्चर में ऑर्नामेंटेशन भी बहुत कम होता था, दैट इज़ ब्यूटीफाई करने में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, वो बहुत बड़ा बड़ा बनाते थे। The Lodi buildings. The monuments of the Lodis are impressively elegant. Their structures were often constructed in the middle of the garden. The Lodi Garden in Delhi is a fine example of Lodi art and architecture. देन उसके बाद जो लोधी डायनेस्टी ने बिल्डिंग्स बनवाई, उनकी क्या स्पेशलिटी हुआ करती थी, तो जो इनके मॉन्यूमेंट्स होते थे लोधीज़ के, वो काफ़ी एलिगेंट होते थे, वो बहुत ब्यूटीफुल होते थे, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइंस होती थी। और इनके जो स्ट्रक्चर्स होते थे वो जनरली गार्डन के बीच में बनाए जाते थे, दैट इज़ जो भी मॉन्यूमेंट बनाया जाता था उसके आसपास अच्छा सा गार्डन डेवलप किया जाता था। तो दिल्ली में जो लोधी गार्डन है वो इसका एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, लोधी आर्किटेक्चर का वो एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। द मुगल आर्किटेक्चर AD 1526 to AD 1707. It was in the field of architecture that the Mughals made their greatest contribution to the Indian culture. Their monuments are great masterpieces of all times. Babur and Humayun had great likings for Persian style of architecture. During Akbar's reign, the Indian style got embedded in it, and during the rule of his successors, it was entirely Indian. अब दिल्ली सल्तनत के बाद जो नेक्स्ट पीरियड था वो था मुग़ल एम्पायर का। तो फिर मुग़ल्स ने क्या कंट्रीब्यूट किया आर्किटेक्चर में, तो मुग़ल पीरियड जो था वो था 1526 से लेकर 1707 AD तक। और अगर आर्किटेक्चर की फील्ड की बात करें तो मुग़ल्स ने इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने जो मॉन्यूमेंट्स बनवाए तो वो अल्टीमेट मॉन्यूमेंट्स थे, मतलब जैसे ताजमहल इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर, वो मुग़ल एम्परर ने बनवाया था एंड इट इज़ अ मास्टरपीस। तो ऐसे मास्टरपीसेस क्रिएट किए उन्होंने। अब मुग़ल एम्पायर जो था, तो मुग़ल पीरियड जो था वो काफ़ी लंबा चला, उसमें कई सारे किंग्स आए। स्टार्ट हुआ बाबर से, तो बाबर और उनका बेटा था जो हुमायूं, उन दोनों को पर्शियन आर्किटेक्चर काफ़ी पसंद आता था। तो जो उन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनवाए उसमें पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद जो अकबर का शासनकाल था, तो उस टाइम जो इंडियन आर्किटेक्चर था वो भी उसमें मिक्स हुआ, तो इंडियन स्टाइल भी जो है उसमें वो मिक्स हुआ। और जो अकबर के बाद उसके सक्सेसर्स थे, उस टाइम पर आर्किटेक्चर जो था उसमें इंडियन आर्किटेक्चर जो है उसकी झलक ज़्यादा देखने को मिलती है रेदर देन पर्शियन आर्किटेक्चर। Some of the features of the Mughal architecture are as follows. For the construction of these monuments, white marble and red sandstones were mainly used. तो अब क्या स्पेशल फीचर्स है मुग़ल आर्किटेक्चर के, तो मुग़ल आर्किटेक्चर में जो वो मॉन्यूमेंट्स बनाते थे उसमें बेसिकली जो मटेरियल यूज़ होता था, या तो वो वाइट मार्बल यूज़ करना प्रेफर करते थे या फिर रेड सैंडस्टोन यूज़ करना प्रेफर करते थे। The monuments were decorated with natural scenery, trees, birds, etc. Precious stones of different colors and mosaic work. तो जो भी मॉन्यूमेंट्स होते थे उनको डेकोरेट करने के लिए वो या तो नेचुरल सीनरी यूज़ करते थे कि ट्रीज़ हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, इस तरह से यूज़ करते थे, या फिर वो प्रेशियस स्टोन से डेकोरेट करते थे, उसका मोज़ेक क्रिएट करते थे। मोज़ेक का मतलब होता है कि डिफरेंट स्टोन से कोई पैटर्न बनाना, अलग अलग कलरफुल स्टोन्स की हेल्प से कुछ पैटर्न बनाना। द मॉस्क हैड ब्यूटीफुल मीनार्स एट द कॉर्नर्स। जो मस्जिदें होती थी उनके कॉर्नर्स पे बहुत ब्यूटीफुल मीनार्स कंस्ट्रक्ट की जाती थी। देयर स्ट्रक्चर्स हैज़ ह्यूज गेटवेज। उनके जो गेटवेज होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे। गार्डन्स वर डेवलप्ड अराउंड द टॉम्स। और जितने भी टॉम्स बनाए जाते थे उनके आसपास जनरली गार्डन्स डेवलप किए जाते थे, गार्डन्स बनाए जाते थे। Only two monuments built by Babur have survived. One is the mosque at Panipat and the other mosque is at Sambhal in Rohilkhand. Humayun did not get much time for planning and constructing monuments. The first important monument of Akbar's reign is the tomb of Humayun at Delhi, built by Humayun's wife. The unique feature of the monument is its massive dome, having on it the influence of Persian art. The tomb was placed in the midst of the large garden.
Its central hall is surrounded by 8 rooms. The structure was constructed with red stone, although marble was also freely used in the construction of the building. तो अगर बाबर के टाइम की बात करें तो बाबर के टाइम के जो मॉन्यूमेंट्स थे वो ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाए, और उसके टाइम के सिर्फ 2 मॉन्यूमेंट्स अभी हमको आज देखने को मिलते हैं। एक पानीपत में मॉस्क है और दूसरी संभल में एक मॉस्क है। संभल जो है वो रोहिलखंड में एक प्लेस है। फिर हुमायूं की बात करें तो हुमायूं को ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए। उनका जो शासनकाल था वो भी काफ़ी प्रॉब्लम से भरा हुआ था। पहले एक बार वो राजा बने, फिर उसके बाद उनको एग्जाइल में जाना पड़ा, फिर उसके बाद वापस उन्होंने रूल किया। तो ही डिड नॉट गेट मच टाइम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। फिर अकबर के टाइम की बात करें तो अकबर के टाइम का जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है वो है हुमायूं का टॉम। वो दिल्ली में बना हुआ है और उसको हुमायूं की वाइफ ने बनाया था। और ये जो मॉन्यूमेंट है ये काफ़ी मैसिव है, बहुत बड़ा है, और इसकी जो डोम है, ऊपर जो डोम बना हुआ है उसको पर्शियन आर्ट से डेकोरेट किया गया। उसमें पर्शियन आर्ट का इन्फ्लुएंस देखने मिलता है। और इस टॉम के आसपास काफ़ी बड़ा गार्डन है, और इसका जो सेंट्रल हॉल है उसके आसपास 8 कमरे बने हुए हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया था वो रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था, और इसमें वाइट मार्बल को भी काफ़ी यूज़ किया गया था। अकबर built a number of monuments. He built the Agra fort on the banks of the river Yamuna. His most ambitious project was his new capital at Fatehpur Sikri, situated 43 kilometers west of Agra. The prominent buildings of the city were Diwan-e-Aam, where emperor held his general darbar, Diwan-e-Khas or the hall of private audience, Jodhabai's palace, Rang Mahal, the house of Birbal, the Jama Masjid and the tomb of Sheikh Salim Chishti. अकबर ने कई सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए। उन्होंने आगरे का किला बनवाया था जो कि यमुना नदी के किनारे बनवाया गया था। और फिर उन्होंने अपनी कैपिटल जो थी वो फतेहपुर सिकरी में शिफ्ट की थी, तो वहाँ पर उन्होंने कई सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए। फतेहपुर सिकरी जो है वो आगरा से 43 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक प्लेस है। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे। उन्होंने दीवान-ए-आम बनवाया था, दीवान-ए-खास बनवाया था, जोधाबाई पैलेस बनवाया था, रंग महल, बीरबल का हाउस, जामा मस्जिद और शेख सलीम चिश्ती का टॉम्ब। इतने सारे मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनवाए थे। दीवान-ए-आम जो था वहाँ पर उनका जनरल दरबार लगता था, जहाँ पर वो कॉमन लोगों के साथ मिलते थे, कॉमन पीपल से मिलते थे। और जो दीवान-ए-खास था वो उनका वहाँ पर वो अपने पर्सनल गेस्ट से, अपने कोर्टियर्स से या नोबल्स से मिलते थे। बुलंद दरवाज़ा was erected at Fatehpur Sikri to commemorate the conquest of Gujarat. It is a gateway 40 meter high and 35 meter wide. It carries beautiful inscriptions. A verse from the teachings of Jesus Christ was also included in the inscriptions. That shows the religious tolerance of the great emperor. और फिर जब उन्होंने गुजरात पे जीत हासिल की थी तो उसके बाद उन्होंने फतेहपुर सिकरी में एक मॉन्यूमेंट बनवाया था जिसका नाम था बुलंद दरवाज़ा। वो एक गेटवे था जिसकी हाइट 40 मीटर थी और उसकी विड्थ जो थी वो 35 मीटर थी। और उसको जो डेकोरेट करने के लिए उन्होंने इंस्क्रिप्शंस यूज़ किए थे। तो उन इंस्क्रिप्शंस में उन्होंने एक वर्स जो है वो जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स का भी इंक्लूड किया था। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एम्परर था उसका रिलीजियस टॉलरेंस कितना ज़्यादा था। मतलब वो खुद इस्लाम को फॉलो करता था लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरे धर्मों को भी कितना रिस्पेक्ट किया था। जहांगीर completed Akbar's tomb at Sikandra. During his reign, Noorjahan built the tomb of her father Itmat-ud-Dullah. It was built of white marble. फिर जहांगीर की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। जहांगीर ने अकबर का टॉम्ब बनवाया था सिकंदरा में, और उसके जिस टाइम पर उसका शासनकाल था उस टाइम पर नूरजहां ने अपने पिताजी इत्मद-उद-दौला का टॉम्ब बनवाया था।
और ये टॉम जो था ये वाइट मार्बल से बना हुआ था. So this was the second part of our chapter architecture, tombs and forts and palaces. Sorry. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below, and also you can message us on WhatsApp. The number is given in the description box below. Also, you can find the links to other parts in the description box. Thank you everyone.